मौजूद है अभी, क्योंकि डिवीजनल सतह के ऊपर राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक डिवीजन की मीटिंग ली है। क्योंकि मैं लेट पहुंचा आज सुबह, तो उसमें शिरकत नहीं कर सका। बाकी दोस्त भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो अपना कन्वेंशन है, जो कि इंशाल्लाह ताला 19 तारीख को कोहिनूर मिल के पास मलिक इब्रार साहब के यहाँ वहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। हमारी सारी क़यादत रावलपिंडी सिटी, कैंट, पूरा डिवीजन जो है वो मुत्तहिद है। अपने कायद की बेटी और हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो तशरीफ़ ला रही हैं। और उनका तशरीफ़ लाना यहाँ पे ऐसे ही है जैसे, अगर आपको याद हो, 2017 में एक बड़ा कन्वेंशन जो है यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर करवाया गया था। सोशल मीडिया कन्वेंशन था उस, और जिस तरह भारी भरकम तादाद में लोगों ने उसने शिरकत की थी, आपको याद होगा। लोग गलियों में निकल आए थे, सड़कों पे थे, घरों की छतों पे थे। इंशाल्लाह ताला उसी तरह का इस्तकबाल जो है वो पूरी रावलपिंडी की क़यादत, रावलपिंडी डिवीजन की क़यादत जो है 19 तारीख को दिन 1 बजे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल होगा। और यहाँ पर मौजूद सारी क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने वहाँ से बैठकर मुसलसल राब्ते में था। बहुत बड़ा प्रोग्राम राजा हनीफ की तरफ से हुआ, आपने उसकी कवरेज देखी होगी। शेख अरसलान साहब की तरफ से प्रोग्राम हुआ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब की तरफ से गली मोहल्ले में प्रोग्रामात हुए। यूथ के हमारे जो इस वक्त सरफराज अफजल साहब हैं, चौधरी सरफराज अफजल साहब, उनकी क़यादत के अंदर यूथ के प्रोग्रामात हुए। आज कल गुजरे हुए में सरदार नसीम अहमद खान साहब जो कि सिटी की क़यादत कर रहे हैं, वो दानियाल चौधरी साहब अभी PP 11 का प्रोग्राम करके आए हैं। और तमाम यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर हमारे बरखुरदार हमासुल्लाह बासी और ख़वातीन विंग की इंचार्ज तायरा औरंगजेब साहिबा और बाकी ज़ेबुन्निसा साहिबा, जितनी हमारी MPs और MNs के कैंडिडेट, सीमा जिलानी साहिबा, सब लोग जो हैं इस वक्त मुतहरिक हैं। और ये आने वाले 2 दिनों में हम इंशाल्लाह ताला अपने तमाम कारकुनान को मुतहरिक करेंगे। आज तकरीबन 3 बजे साहबजादा राहत मसूद कदूसी साहब के यहाँ वर्कर कन्वेंशन है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि जब भी हमने ज़ाती तौर पे कोई प्रोग्राम किया है यहाँ पे पार्टी की सतह के ऊपर, बड़ा मुनज़्ज़म रहा है और बड़ा ही मुतहरिक और बड़ा एनर्जेटिक किस्म का हम प्रोग्राम यहाँ करते रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको हम करेंगे। ग्रुप एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ग्रुप एक है, ये ज़हन में रखें। 30 साल से तमाम लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उन्होंने हमेशा दम तोड़ा है, और वो ग्रुप है नवाज शरीफ ग्रुप। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें। ऐसे चस्के लेने से फ़ायदा कोई नहीं होता। यानी एक ग्रुप है जिसका नाम है नवाज शरीफ ग्रुप, और उनकी क़यादत में मियां शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं। बाकी आला क़यादत जितनी है पाकिस्तान की, वो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर उनका शरह सदर है। और उस वक़्त उनकी हर बात को जो वो पॉलिसी देते हैं उसको हम टो करते हैं। यहाँ इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में 2-3 चीज़ें और मैं गुजारिशात करना चाहता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन होगा कन्वेंशन के हवाले से, उसको हम आपको जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी गैर मौजूदगी में हमारा जो मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ है, जिसे मैं रावलपिंडी का पेडू कहता हूँ, वो बड़ा रोया है, बड़ा चीखा है, और उसने बड़ी फरमाइशी तौर पे दोनों बाजुओं पे हथकड़ी लगवा के फरमाइशी तौर के ऊपर और आराम से सिगार पी के बड़ी बड़ी प्यारी तस्वीरें बनवाई हैं। और एक दफा तो उसकी आंखों से आंसू भी निकले, और मैंने वो वीडियो भी देखी है कि कांस्टेबल के गले लग के वो रोता रहा है। मैं हैरान उसके रोने के ऊपर। और आज मैं बात करने लगा हूं, मैंने पहले कभी, जब से रिहाई हुई है, मैंने कभी अपनी जात के हवाले से ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मेरी जात कोई बड़ी चीज है। हम जिस रास्ते पर हैं इसमें बहुत सारी मुश्किलात आ सकती थी, आई हैं, लेकिन आज मैं जरूर बात करूंगा। और मैं पार्टी क़यादत के सामने भी, बहुत सारे लोग जिक्र भी करते हैं लेकिन बहुत सारे डंडी भी मार जाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं कहां से गुजर रहा हूं। आज की तारीख तक
میں عمر قید کا قیدی ہوں. شیخ صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی تو ضمانتیں ہو گئی ہیں. آپ کو تو بالکل ابھی میرے دوست بھائیوں نے کہا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے. آپ کو تو ہالی ووڈ اور اس طرح سگار منہ میں ڈال کے ہمیں تو 6x6 میں رکھا گیا تھا. رات 12 بجے آپ کی فرمائش پر دو طاقتور لوگوں نے، میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے بعد کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں جذبات میں آ کر میں اس رو میں نہیں بہنا چاہتا کہ میں اپنے کسی انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچاؤں. مجھے پتا ہے کہ عالمی سازش کیا ہے، اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، افراتفری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہے اور یہ ویڈیو جو اس کو ریکارڈ کر لیں. ڈالر لیبیا کے پاس بھی بڑے تھے، شام کے پاس بھی بڑے تھے، عراق کے پاس بھی بڑے تھے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن سب سے پہلے ان کے دفاعی نظام کے اوپر وار کیا گیا، ان کو ہٹ کیا گیا، اس انسٹیٹیوشن کو کمزور کیا گیا. اور آج وہاں کے لوگ رہائشی جو ہیں کیمپوں کے اندر، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا، ان کو مدد کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے مجھے سب پتا ہے، آپ کی فرمائش کے اوپر مجھے رات 12 بجے عمر قید کی سزا ہوئی جو آج تک سٹینڈ کرتی ہے. اور آپ نے جا کے پاؤں پکڑا، اور پاؤں پکڑنے کے بعد یہ کہا، مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، آپ جو ہے آپ کو جیل ہو جائے گی. تو میں حیران ہوتا تھا کہ 2 اگست میری ڈیٹ ہے تو مجھے سزا کیسے ہوگی؟ 25 جولائی کو تو میرا الیکشن ہے. دیکھتے دیکھتے ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جس کا ہمارے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ تک کے ججز کہتے ہیں ہاں جی 8 دن میں فیصلہ کریں. سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں 8 دن میں فیصلہ کریں. میں بڑا عاجز سا آدمی ہوں، آپ کے سامنے میری زندگی گزری ہے. یہاں پہ جتنے ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہیں 30 سال سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. کچھ تو ابھی بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کو میں 30 سال کا نہیں کہتا، لیکن یہاں پہ ملک صاحب جیسے لوگ، شوکت صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 30 سال سے ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہے، تعلقات ہیں. میں صرف یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں نہ تو کسی کے ایک مرلے پہ قبضہ ہے، نہ کسی کے 1 روپے کو کھانا ہے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے. ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں عمر قید ہوئی. 11 مہینے 6x6 پہ رکھا، 3 جیلوں میں ڈالا، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے، کوئی آلہ قتل نہیں ہے، اور کہا گیا تم نے قتل کیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ابھی ذرا ٹھہر جائیے شیخ صاحب، آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا جاتا ہے، تہ خانے میں رکھا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اس کو پورے شہر میں کسی جگہ جنگل میں لے جا کر کہا جاتا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، اپنے بھائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی بات تھی جس کا میرے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے کاروبار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کوئی لین دین اس طرح کا کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ابھی سے رونا شروع کر دیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں پوسٹر چھپوا لوں گا ہاتھ کڑی والے تو لوگ مجھے ووٹ دے دیں گے. کس بات پہ ووٹ دیں گے آپ کو؟ آپ الیکشن جیتنے کے بعد 4 سال لوگوں کے پاس نہیں آئے. ابھی ٹھہر جائیے، پھر اور رک جائیے. 2016 کے اندر جب میاں محمد نواز شریف نے یہاں سے، بلکہ 2017 کے اندر یہاں سے گزرنا تھا، تو ہم نے بڑا اہتمام کیا. یہاں پہ مری روڈ پورا بھرا ہوا تھا. تو جب میں ناز سینمے کے پاس پہنچا، 2012 پہ میرے خلاف FIR ہوتی ہے، ناز سینمے کے پاس پہنچا تو مجھے میرے اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ ہمارے اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، جو آج تک سیز ہیں. میرے گھر کی، میری چھوٹی سی فیکٹری کا پلاٹ آج تک سیز ہے، آج تک فریزنگ ہے اس کی. آپ اندازہ لگائیں. اور 5 سال ہم نے تو گلہ اپنی حکومت سے نہیں کیا. 2013 سے لے کے 18 تک ہماری حکومت تھی. 2012 میں میرے خلاف FIR ہوتی ہے. اس 5 سال کے اندر کسی نے ہماری حکومت کے اندر، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی تھے، ہمارے اور بھی لوگ تھے، بڑے پاورفل لوگ تھے، کسی سے ہم نے جا کے روئے نہیں، کسی سے گڑ گڑائے نہیں، عدالتوں کے سامنے رہے. ایک عدالت کے اندر میرا میڈیکل سرٹیفکیٹ بتا دیں کہ میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا ہو. تو عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب کا پیشاب بند ہو گیا جب ان کی گرفتاری ہوئی. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی ٹانگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی 4 مہینے سے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور عدالتیں ان کو چھوٹ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا
फैसले होंगे, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ हमजा शहबाज को देख लें, सबसे लंबी कैद उसने काटी। आप मरियम नवाज साहिबा को देख लें कि अपने वालिद के सामने उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो भी जेल के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब को 3 दफा गिरफ्तार किया जाता है, महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। ख्वाजा बरादरान को महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। उनकी कोठरी मैंने देखी, जिस कोठरी में दोनों भाई रहते थे, उसी के साथ हमारा सेल था। तो शेख साहब कोई मसला नहीं, अभी रोने धोने का वक्त आया है आपका, अभी आपने मजीद रोना है, मजीद आपने उस वक्त गुजरना है इस मामलात से। लेकिन आप और इमरान खान, मैं फिर दोहरा देता हूं बातों को, देखें, कोशिश करें हमारी, मैं अपनी कौम से छोटा सा मुखातिब हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं, कोई पीटने वाला नहीं है। और उनको पता है कि हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, हम अपनी एवरेज उम्र से भी आगे जा चुके हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता रहे, ना फिर शहर रहे, ना कुछ रहे। अभी आप अमल देख लें, तर्ज अमल देख लें। अपने बच्चों को तो इमरान खान साहब ने इस तरह महफूज किया हुआ है, और जो उसको नहीं मानते थे उसको भी जब इमरान खान ने मान लिए। मैं जाती तौर पे कभी जिंदगी में शेख रशीद की भी जाती जिंदगी में नहीं गया, लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो मदीने की रियासत की बात करेगा तो उसको तो इससे गुजरना पड़ेगा ना। इससे बड़ा और क्या है कि एक औलाद को आप माने ही ना, और आज आपकी साहबका बीवी जो है उसका इतराफ कर रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है खान साहब, ये बहुत बड़ा जुर्म है। उस प्लास्टर को उतार दे खुदा के लिए। ये तो असल में भी गोलियां लगी हो और फ्रैक्चर भी हुआ हो तो वो भी 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। ये कौन सा फ्रैक्चर है जो आपको 4 महीनों में आपका फ्रैक्चर जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए ये चीजें अपने ज़हन में रखिएगा कि हमने, कि मैं अभी ये आपसे कहना चाहता हूं कि पहले आपने मुझे शुरू करवा दिया, अब आप कहते हैं लंबी करें। तलाल चौधरी उधर बैठा जो है। दूसरी बात यह जी, महंगाई का बहुत बड़ा इस वक्त तूफान बरपा है, और इस महंगाई के तूफान में आप अंदाजा लगाएं, रोज बरोज कीमतों का में इजाफा हो रहा है। मामनीन खसूसी के हवाले से हुकूमत ने एक इकदाम उठाया है कि वो उन्होंने खुद ही कहा हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन ये एनफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि तमाम मामनीन खसूसी जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, उनको ना पेट्रोल लेना चाहिए ना गाड़ियां लेनी चाहिए। गाड़ियां जो है गाड़ियां भी वापस करने चाहिए, ताकि आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो आवाम जो है ये मुश्किल और कड़वा घूंट जो है वो पीने के लिए तैयार होगी। अगर आप अपने लाओ लश्कर के साथ फिरेंगे, अपने लाओ लश्कर के साथ, कुछ लोगों के लिए तो सिक्योरिटी बड़ा जरूरी है जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम लोगों को सरकारी गाड़ियां वापस करनी चाहिए। ये मैं वजीर आजम साहब से जाती तौर पर भी मिलकर कहूंगा, तमाम जितने लोग हैं। और दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मामनीन खसूसी माशाल्लाह काफी सारे हैं, और उनको भी चाहिए कि वो भी किरदार अदा करें और इस किरदार में इस कार्य खैर में हिस्सा डालें अपना, कि ये जो इस वक्त महंगाई का तूफान है और जो IMF की वजह से और जो इमरान खान साहब के एग्रीमेंट की वजह से, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान करके गया है उससे हम जरा भी बड़ी कोशिश की इसहाक डार साहब ने, ये इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब ने अपने तय बहुत कोशिश की कि उससे दाएं बाएं हो जाए, लेकिन IMF ने दाएं बाएं नहीं होने दिया। और उस एग्रीमेंट के तहत जो एक तूफान बरपा हुआ है महंगाई का जो आने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे इकदाम उठाए जाएं जो अवामी सतह के ऊपर लोगों को पता चले कि हाँ जी बचत जो है वो की जा रही है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारा कंसर्न है, तमाम अवामी लोग हैं, और उन अवामी लोगों की मौजूदगी के अंदर ये महंगाई को जस्टिफाई करना मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन है। तो ये सारी गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक तो कन्वेंशन के हवाले से, एक शेख साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि अभी तो कुछ भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को एक किस्म का, जितने भी 4-5 लोग थे उनको इसी तरह के उनके लिए फरमाइशी प्रोग्राम था गिरफ्तारी वाला, और उस गिरफ्तारी के फरमाइशी प्रोग्राम में भी बेचारे 4-4 दिन भी नहीं काट सके, जिसकी अगर फरमाइशी प्रोग्राम
کسی نے کہا تھا 2 دن کے لیے کر لیں, اگر وہ 4 دن ہو گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. کسی کو بچے یاد آنے شروع ہو گئے. یار بچے ہمارے بھی تھے, ہم بچوں کے بغیر ہیں, ہم بچوں کے بچے والے بھی ہیں. ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ تو وہ ہوتا تھا کہ میری نواسی ایک دفعہ مجھے ملنے آئی, 2 سال کی تھی, تو میں ڈیوٹی میں جب اپنے اندر جیل میں جانے لگا تو اس نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا. اس وقت میرے پہ کیا بیتی ہوگی اور کس طرح میں نے چھڑوایا ہوگا, یہ بھی اللہ جانتا ہے. ہمارے سینے میں بھی دل ہے, ہمارے بھی بچے جیلوں کے باہر کھڑے رہے. آج کسی کو یہ تکلیف ہے تو میرے بیٹے نے پورا 1 سال جو ہے وہ میرے پیچھے, ایک جیل میں, دوسری جیل میں, تیسری جیل میں, ایک شخص کے پاس جا کے آپ کو ایک شخص کے ساتھ رابطہ رکھنا, لائر کے ساتھ رابطہ رکھنا, ایک عدالت سے نکلنا, دوسری عدالت میں جانا, 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جانا, دوسری طرف 400 کلومیٹر کا کہیں چیخو پکار آپ نے سنی؟ کہیں میرے گھر والی نے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی روئے؟ گھر میں روئے ہوں گے, یہ نہیں کہ میں کہتا گھر میں نہیں روئے ہوں گے, لیکن کسی کے سامنے نہیں روئے. میرے بچے روئے کسی کے سامنے؟ میری بیٹی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں سرکاری نوکری سے, اس کو ہم نے برداشت کیا ہے. ہم نے بڑی چیزیں برداشت کی ہیں, ہماری پوری لیڈرشپ نے برداشت کی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی, ہم 4 لوگ تھے جو جیل میں تھے الیکشن سے پہلے, جس میں مریم صاحبہ تھیں, نواز شریف صاحب تھے, کیپٹن صفدر تھے اور میں تھا. 4 لوگوں کو پہلے ڈال کے تو پھر آپ نے کہا ہاں جی اب الیکشن لڑیں. اب الیکشن لڑیں تو خان صاحب اس طرح تو الیکشن نہیں لڑے جا سکتے نا. الیکشن اس وقت بھی ہم پنجاب میں جیت گئے تھے, اس وقت بھی آپ کو مانگے تانگے کی جو ہے وہ ادھر ادھر سے پورے کر کے لوگ دیے گئے تھے. اور میں پھر جب رہائی کے بعد واپس باہر آیا تو مجھے پھر کہا گیا, جب میں عمرے کے لیے گیا تو مجھے پھر انڈائریکٹ میسج آیا کہ اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کے خلاف مزید مقدمات بنائے جائیں گے. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب روزے کی ان کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, آپ اندازہ لگا لیں یہ بات کتنی سچی ہوگی. تو میں نے اس طرف دیکھا اور پھر میں نے اپنے گھر والی سے مشورہ کیا, میں نے پوچھا اور اس نے بھی مجھے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کون لے کے آیا, یعنی ہماری رہائی میں کس کا کردار ہے. تو ہم نے کہا جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے علاوہ تو کسی کا کردار نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ پھر بتا دیں, فیصلہ کریں کہ ہم واپس آ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں واپس آیا, نیب نے مجھے بلایا, نیب کے باہر جو میری گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہوں گی. ہم نے یہ کہا کہ اگر میاں نواز شریف کا ساتھ دینے پہ آپ ہمیں عمر قید دے سکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, ہمیں سزائے موت بھی قبول ہے. یہ بڑے دل سے کہا تھا, یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ سچائی پہ مبنی باتیں تھیں, یہ ہم نے برداشت کی. اور میرے ان دوستوں نے, میرے ساتھیوں نے اور پنڈی کے لوگوں نے جس طرح تینوں جیلوں کے باہر مجھے توانائی دی, مجھے طاقت دی, اللہ کے بعد میں سمجھتا ہوں میں ان سب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب بھائی دوست اور جو بہنیں ہیں ہم سب مل کر جو ہے جس طرح پہلے شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے, ہم اپنی پارٹی کے لیے انشاءاللہ تعالی طاقتور ہونے کا سبب بنیں گے, اتحاد کا سبب بنیں گے, یگانگت کا سبب بنیں گے, اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے انشاءاللہ تعالی پورا راولپنڈی ڈویژن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ 2-4 چیزیں ہم نے اپنی جماعت کی طرف سے ایڈ کرنی تھی, اور وہ سب سے اس میں مین ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو مہنگائی کا بحران ہے اور آج جو یہ مہنگائی کا یہ طوفان آیا ہے, یہ عمران خان کی اس IMF کی ڈیل کی وجہ سے ہے جو عمران خان کر کے آیا, جو 6 ارب کی خاطر پورا ملک بیچ آئے. اور ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں, ہماری جماعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو عمران خان کی ڈیل کا موازنہ کریں میاں محمد نواز شریف کی ڈیل کے ساتھ جو IMF سے کی تھی, جو 6 ارب میں پورا ملک بیچ کے آ گیا, اور جہاں ہم نے 60 ارب خالی سی پیک کے لے کے آئے اور معاہدے کیے. اور ہم وہ بھی نہیں بھولے جو کورٹس کے آرڈر آتے تھے کہ 1 گھنٹے میں آپ پیش ہوں, ہم وہ باتیں بھی نہیں بھولے کہ جہاں کورٹس کہتے تھے کہ آپ اپنی بیمار جو ان کی ڈیتھ بیڈ پہ ان کی وائف تھی ان کو چھوڑ کے آپ آئیں, آپ پہنچے, اور ہم 1 گھنٹے میں پہنچے. یہاں عمران خان صاحب جو آج باتیں کرتے ہیں بنی گالا میں اور لاہور اپنے زمان پارک میں ٹریڈ مل میں بھاگتے ہوئے ویڈیوز تو آ سکتی ہیں, لیکن یہ کورٹ کے سامنے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے نہیں آ سکتے. عمران خان نے آج جتنی یہ لیڈرز اس طرح تھوڑی سیاست کرتے ہیں کہ روز بیل بیفور اریسٹ, یہ تو بیلوں پہ چلنے والے ہیں. یہ نہ انہوں نے عوام کا کبھی سوچا اور نہ یہ سوچیں گے. اور تیسری آخری بات
کہ راولپنڈی جو ہے، راولپنڈی کے لوگ ہیں اور راولپنڈی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، یہ حنیف عباسی صاحب کے، سردار نسیم صاحب کے ساتھ اکٹھے شانہ بشانہ ہیں، ہم ایک آواز ہیں، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو مریم صاحبہ کا استقبال کریں گے، اور بہلانہ پورے پنجاب میں سب سے بڑا استقبال راولپنڈی میں ہوگا. شکریہ. اس میں ایک بات ایڈ کرتا سردار ہوں نسیم صاحب ایڈ کریں گے جی, کہ تو پھر یہ اس کے بعد بنیادی سوالات طور لے پہ لیتے ہیں. ہم نے یہ کنونشن اسامہ آ جاؤ. لیاقت باغ راولپنڈی میں رکھنا تھا، او پڑھیا چلیں. مگر لیاقت باغ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے کنونشن اسامہ آ جاؤ. کو نور مل کے پاس منعقد کیا، کیونکہ پنڈی ڈویژن کا کنونشن ہے، اٹک کے لوگ، چکوال کے لوگ یا ٹیکسرے کے لوگ وغیرہ سب آئیں گے تو ہمیں نزدیک یہاں پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ عباس صاحب باہر تھے، 10-12 دن رہے، ہمارا روز 3-4-5 بار رابطہ ہوتا تھا، اور جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کے رہنمائی سے، دانیال صاحب ساری یہاں قیادت بیٹھی ہوئے ہم کرتے تھے. اور تقریباً عباس صاحب کے آنے سے پہلے ہم تمام پروگرامات کو حتمی شکل دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں مزید جو کمی کوتاہی ہوگی اس پہ بھی ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے. اور جس طرح عمران خان کی بات ہوئی، میں تو کل ایسا لیڈر ہے کہ سر شرم سے ڈوب جاتا ہے، کہتا ہے میرے دور میں گھی 360 ارب روپے کلو تھا اور آج 600 ارب روپے کلو ہے. اب یہ تو حال ہے، باقی اللہ اللہ. کوئی سوالات جی ابھی, کیونکہ آپ کے زیادہ کوشچن آپ کے زیادہ ہوں گے. لیڈرشپ آ رہی ہے، مریم نواز شریف آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پروگرام جو آپ نے دارالحکومت اسلام آباد کی باؤنڈری پر رکھا ہے وہ شہر کے اندر ہوتا. کیا مسئلہ ہے کہ شہر میں کوئی اجازت نہیں ملی آپ کو؟ نہیں باور بھائی, ایک تو میں نہیں سیدھی بات کریں گے نا, آپ آپس میں سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایکچولی ایک تو میں باہر تھا جس کی وجہ سے مشاورت ہوتی رہی, لیکن اگر یہاں موجود ہوتے تو آپ کی بات بالکل 2% ٹھیک ہے کہ ماحول جو بنتا ہے, اور ہماری تجویز جیسے سردار نسیم احمد خان صاحب نے کہی ہے, میری تجویز ذاتی طور پہ وہاں سے یہی تھی کہ لیاقت باغ کے اندر اس پروگرام کو رکھا جائے اور وہاں پہ ورکر کنونشن کیا جائے. لیکن کیونکہ میری یہاں پہ موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ویلڈ کوشچن ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہمیشہ شہر کے اندر, جیسے ابھی لاہور ڈویژن ہے تو اس کا پروگرام ہوگا تو مرید کے میں تو نہیں ہو سکتا نا, وہ تو لاہور سٹی کے اندر ہونا چاہیے. تو اس لیے لیکن جب یہ چینج ہوا تو یہ مشاورت کے ساتھ ہوا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا بس صاحب ایک جو ہے قریش صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, میں نے تو اپنی پہلی بات میں کہہ دیا کہ مہنگائی کی اس طوفان کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. عمران خان اور اس کی پوری لیڈرشپ کے پاس 4 سال کے لیے اس ملک کے میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے, جیسے ابھی دانیال چودھری نے بات کی کہ ہمارا IMF کا جو پروگرام تھا ہم نے اس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا, ہم نے اتنی موٹر ویز بنائی, ہم نے سی پیک لے کے آئے. سی پیک اگر یہ وائنڈ اپ نہ کرتا تو ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی اس راولپنڈی سٹی کے اندر ہمارے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے جو میاں نواز شریف کی فارن پالیسی تھی اس میں کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. پاکستان کے اندر روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر ریفارم سے لے کے ساری چیزیں کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا. لیکن ہمارے پاس یہ جو 6-8 ماہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ان 6 سے 8 ماہ کے اندر مجھے کبھی امکان ہے اللہ کے ہاں کہ یہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے مہنگائی کے, اس میں بہت کمی آئے گی. ٹھیک, دیکھیں علوی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا, نہ سوچا ہے کہ ہم نے کسی کو بلانے کے لیے گاڑی بھیجنی ہے یا پیٹرول کے پیسے دینے ہیں جی. تو یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا جی کہ ہم ان چیزوں کے حوالے سے کسی کو پیٹرول دیں گے, گاڑی دیں گے تو وہ آئے گا.
किसी किस्म का ऐसा प्लान हमारे पास नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यूथ के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा के बाद ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ का मुतहरिक होना है और उनके क़यादत के पीछे इकट्ठे होना है, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें उम्मीद है हमारी यूथ को कि वो झूठ के पीछे नहीं चलेंगे, वो सच्चाई के पीछे चलेंगे। और सच्चाई मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी है, जो उन्होंने 3 अदवार के अंदर जो उन्हें पूरे नहीं करने दिए गए थे, उसके बावजूद मैं कहता हूं आज सारी चीजों की जिम्मेदारी एक चीज पर जाती है, एक फैसले के ऊपर जाती है। मुझे कोई माई का लाल ये बता दे कि जब मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी थी, डॉलर कितने का था, चीनी कितने की थी, आटा कितने का था, यूनिट कितने का था। सिर्फ ये कंपैरिजन करें और उसके बाद इमरान खान ने जो इस मुल्क के अंदर तबाही को लेके आया है उसका कंपैरिजन करें। उसके पास इंशाल्लाह कुछ नहीं दिखाने के लिए होगा। हम ये कहेंगे कि हमें वोट दें, हम झूठ की बुनियाद पर नहीं, हम सच्चाई की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को दोबारा भंवर से निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा सवाल आपसे ये है कि रावलपिंडी में बिलखुसूस और अब इस्लामाबाद में बात हो चुकी है कि नून लीग को तस्लीम करने में, रावलपिंडी में घेराबंदी करने में हनीफ वासी का किरदार है। और ये बात रावलपिंडी नहीं इस्लामाबाद में पहुंच गई है। इस्लामाबाद के लोगों ने भी ये गिला किया है, ये शिकायत की है कि हनीफ वासी इस्लामाबाद में दाखिल कर रहे। और सीडीए का जो एक इजलास आपने चेयर किया है, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि किस कोर्ट वैल्यू के साथ आपने वो इजलास चेयर किया? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, इसमें तकसीम कहाँ आपको नजर आती है। पहली बात तो ये, अब कहने को तो जो मर्जी आप कहते रहें, सारी क़यादत आपके सामने है। मलिक इब्रार साहब भी पहुंच रहे हैं, वो अपने तरनोल से, मरी की क़यादत उसामा सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ मौजूद है और आज से नहीं मौजूद, यानी शुरू दिन से हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ। हाँ, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, हैसियत का ताल्लुक है, मैंने एक इजलास नहीं, मैं तो तकरीबन अभी 14-15 इजलासों की सदारत कर चुका हूँ। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिस कमेटी में मुझे चेयरमैन बनाया गया है। ये जो डेवलपमेंट के हवाले से अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी एक तारीख है, एक सीवी है, स्ट्रॉन्ग सीवी है, जिसमें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो आप सबकी मदद कर रहे हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी इंशाल्लाह ताला, इस फ्लाई ओवर्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेट्रो है 9 महीनों में बनाना, फिर उधर जाके मनाना। एक्चुअली इशू क्या है, हर बंदा वेरी करता है, पॉलिटिकल वर्कर भी। किसी ने 12 बजे उठ के ऐसे आंखें इस तरह करनी है, मैं 8:30 बजे शुरू करता हूँ, 12 बजे तक खत्म कर लेता हूँ। मेरी कोई मीटिंग ऐसी नहीं जिसमें मैं 9 बजे शुरू नहीं करता। मैं फिजिकली जूते पहन के सड़कों पे चला जाता हूँ। तो आप देखें आईजेपी रोड जो बिल्कुल डेड थी, आज नियर कंप्लीशन है। अब मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ, इस्लामाबाद की मिसालें हम ये जुड़वा। इसी तरह आप देखें रावल डैम वाला बिल्कुल डेड था, 7th एवेन्यू वाला बिल्कुल डेड था। 12 को बाईपास कोई माई का लाल मुझे 4 महीनों में बना के दिखाएं, हम उसको कंप्लीशन देने जा रहे हैं 4 महीनों में। आप देखिए एयरपोर्ट की मेट्रो डेड थी, 7 दिन में हमने चला दी। उसके बाद देखिए बाराको वाली मेट्रो, उसके बाद देखिए गुलबर्ग ग्रीन वाली मेट्रो। मेरा तो सियासी तौर पे मेरी वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरी ड्यूटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारी पार्टी के सदर भी हैं उन्होंने लगाई है, और मैंने ये कोई अपना ना मैंने डिमांड की, ना मेरी कोई ख्वाहिश थी। और हम इसी शहर में अपने रावलपिंडी में सियासी तौर पे अपने दोस्तों भाइयों के साथ लगे हुए हैं, तो कोई हमारा किसी किस्म की तकसीम है। हाँ देखें ना, किसी जगह के ऊपर अगर किसी की दिलादारी हो रही है या कोई मसला है तो वो मैंने तो किसी की दिलादारी नहीं की, ना मैं किसी सियासी वहाँ पे कोई प्रमोट कर रहा हूँ, ना अपना रिश्तेदार लेके आए। वही हमारे कैंडिडेट हैं जो पहले से थे आज की डेट तक। अच्छा मेरी बात सुने शाह साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अब मेरे से बड़ा कारकुन कौन हो सकता है? मुझे बताइए, मुझे और कौन सी आपने चक्की में से निकालना है जिसमें से पता चले कि मैं कारकुन हूं कि नहीं हूं? मतलब मुझे बताइए ना, मेरी कौन सी अपना इसमें हमारे सब के जितने जैसे दानियाल चौधरी, इनके वालिद साहब की अगर आप खिदमात देखें, उनकी कैद देखें, उनकी जेल देखें, शहजाद नसीम साहब हमारे साथ बैठे हैं, बाबा सियासत हमारे,
इनकी जेलें देखें, इनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन देखें, किस किस का नाम लूँ मैं। सारे दोस्त अहबाब जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब इस चक्की से निकल चुके हैं। और मेरे, अगर आप कहते हैं कि मेरा, अगर मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ तो सियासी कारकुन की तारीफ लिख के दें, फिर उन कारकुनों को हम टिकट दे देते हैं। नवाज़ साहब ये बताइएगा कि आपने एक चीज़ का इतराफ़ किया कि महंगाई जो है उसको जो है डिपेंड नहीं किया जा सकता। अभी अब जो मिनी बजट के बाद सुपर बजट पेश होने जा रहे हैं तो ऑलरेडी टैक्सेस का तो हमें अंबार नज़र आ रहा है। आप इसको कोप अप करने के लिए आगे मुस्तकबिल में, क्योंकि आप खुद विभाग में मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब जो महंगाई है ज़ाहिर है टैक्सेस के बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो हर सूरत उन लोगों को तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा जो आटे का थैला या घी का डब्बा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं। उनके हवाले से तो एक प्लान इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान टर्की के दौरे पे जा रहे हैं या जा चुके होंगे मेरा ख्याल है, तो उसके बाद चले गए हैं। उसके बाद वो वापसी के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो एक पूरा प्लान देंगे उनके हवाले से। दूसरा ये है कि ये जो टैक्सेस के हवाले से जो बोझ आने वाला है, इस पे भी मैं समझता हूँ कि जैसे टोबैको के ऊपर वो लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई दोस्त होंगे। ये बताइएगा, कुछ अर्सा पहले आपने यहीं पे बैठ के ताजरानामों के साथ काम की थी, जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर खजाना थे और आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे कहा था कि हम आवाम के साथ खड़े हैं और ताजरों के साथ खड़े, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए, ठीक है। अब जब इसहाक डार साहब आए, उन्होंने मिनी बजट पेश किया, उन्होंने टैक्स लगाए, उन्होंने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। अब आप क्यों वजाहतें दे रहे हैं कि ये सारा इमरान खान पे गलत है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं उस वक्त भी बिल्कुल ठीक था, मैं आज भी बिल्कुल ठीक हूँ इस हवाले से। मैं कोई वजाहतें नहीं दे रहा, लेकिन क्या जितनी गुफ्तगू मैंने की है IMF के हवाले से, उनके एग्रीमेंट के हवाले से, क्या वो झूठ है? मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से जो मैंने कहा, मैं आज उस पर इसलिए कायम हूँ कि आज भी जितनी गुफ्तगू पार्टी के हवाले से उन्होंने की, जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जितने उन्होंने, और ख़ास तौर पे पार्टी की लीडरशिप के घर तक गए, उस हवाले से आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है। हमें भी इख्तलाफ हो सकता है, इंसान है, कल लाजमी नहीं है कि हमें इख्तलाफ ना हो सके, हो जाए इख्तलाफ। तो जहाँ हमने खाया पिया, यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं, तो हम उनके रास्ता बदल सकते हैं, अपने आप को अलग थलग कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते जिस तरह उठाने का मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेड़ा उठाया था। तो इसलिए मैं फिर बात ये कहता हूँ कि उस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान के में महंगाई का तूफान बर्पा किया है। इंशाल्लाह ताला हम उसको कंट्रोल करें। साहब, आपने मरकजी किरदार अदा किया सैलाब ज़दगान की जी, इमदाद के लिए। हाँ। पाकिस्तान में अभी तक आपकी इमदाद जारी है। तुर्किया और शाम में इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आया है, आप क्या पिंडी में आप दोबारा को मूवमेंट शुरू करने जा रहे देखिए, हैं? इसके ऊपर ना अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो मदद हो सकती थी वो उन्होंने की भी है। अब जब वो वापस आएंगे, कोई उसकी हमारा फोकस, सीधी सी बात है, ये 19 तारीख के बाद यूं ही 2 दिन तो वैसे ही गुजर जाएंगे, 19 तारीख आ जाएगी और फिर प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर फैसला करेंगे। इसके ऊपर भी करनी चाहिए सारी, मैं तो पूरी कौम से अपील करता हूँ कि जैसे तुर्की हमारे तमाम मुश्किलात में वो हमारा साथ देता है, हमें भी उसका साथ देना चाहिए। जी मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक। बात की है पेट्रोल के बजट की कि तमाम मामले पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या आप मियां शहबाज से मुतालबा करेंगे तो सरकार ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ बंद कर दें? अच्छा, मैं एक और गुजारिश करूं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो मुझे मालूम है, जो मालूम नहीं है वो मैं बिल्कुल कोई बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैंने अपनी कब्र में जाना है। वो जब तक वजीर आला थे, वजारत आला के ओहदे पे कायम थे, ना उन्होंने ज़िंदगी के अंदर पेट्रोल के पैसे अपने ज़ाती जेब से खर्च किया, और जितने बैरूनी दौरे थे वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ाती खर्च पे किए। ये रिकॉर्ड पे मौजूद चीज़ें हैं। मेरा मुतालबा ये है सरकारी अफराद जो है ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ बंद कर दें। वो भी हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ ये मैं समझ नहीं सका। बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल मैं 200% मैं सिर्फ पॉलिटिशियन को ले गया। तमाम सरकारी लोगों को जो जाती तौर पे गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ना करें। और ये मैं मुतालबा रखूंगा वजीर आजम साहब के सामने। मलिक साहब, ये आपकी बात 200% नहीं। साले साहब, मैं वापिस आपको जरा जेल आपने जी साहब से अपना मुआवजा की है, तो मुझे बात याद आ गई, आपके लिए एक जता गया था, तो जता दरवाजे से ही वापस हो गया। अरे वाह जी, मैं फैसल अपना साले भाई, सवाल जरा पूरा हाँ नहीं। लेकिन वो शेख साहब यहाँ आपके साथ कुछ लिए बराबर है कि उसको ना सफेद दाल चावल और चने की दाल वो भी वापस हो गए, वो वापस हो गए। अच्छा साले भाई, इसमें ना थोड़ा जी, सेल में रखा गया हो।
को भिजवा दिया, आपने कहा शेख रशीद की इल्ज़ाम पर दो लोग आगे आप चुप कर गए। हाँ मैं कह रहा हूँ आप अपनी उस बात को जरा पूरा कर दें। अब ये सियासी लीडर को कोई खौफ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर कुछ गलत होता है तो उसको तारीफ में छुपे आना चाहिए, रिकॉर्ड पर आना चाहिए। कौन थे वो दो लोग, क्या था उन्होंने? साले भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो कंपैरिजन आपने किया ना पहले, वो कंपैरिजन इसलिए बनता नहीं है कि ये जो एग्जैजरेशन की दुनिया में हमेशा शेख रशीद साहब रहे हैं। मतलब कि आप सारे यहाँ बैठे, उन्होंने 7 साल कहाँ कैद काटी है? सुनाए, मुझे बताएं वो कौन सा रिकॉर्ड है कि 7 साल मैंने कैद काटी है? फिर वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको फोन किया करते थे। इवन लियाकत अली खान, जो सर सजा सुनाना और काटना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 25 साल कैद, ठीक है सर। ये उनके यहाँ ये एग्जैजरेट करना कि जो मुझे दाल चावल नहीं दिए जाते हैं, मुझे कैद में रखा जाता है, फलां रखा जाता है, ये सब उसी तरह झूठ है जैसे 16 वजारतें उसने की हैं। दूसरा, आपने नाम लेने की बात की है भाईजान, नाम आपको भी पते हैं दोनों के, दोनों जाने वाले थे। लेकिन अगर मैं फिर वही काम इमरान खान वाला करूं और वही काम मैं इस वक्त इस जगह पे बैठ के करूं, मेरे में इमरान खान में फर्क क्या रह जाता है? क्या मैं अपने इंस्टीट्यूशन को उसी तरह लोगों के सामने नंगा करने की कोशिश करूं? लेकिन जहां पे इंस्टीट्यूशन नहीं फर्द वाहिद था, बल्कि फर्द वाहिद ने ही ये सारा किरदार अदा किया, तो उसका खमियाजा उसने भुगतना है ना, दुनिया में भी भुगतना है, आखिरत में भी भुगतना है। कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, सब बैठे कहाँ के अंदरूनी इख्तलाफात, कहाँ के अंदरूनी? बाहर जाने की वजह देखें, सारी दुनिया जाती है, बाहर तो आम आदमी यहाँ से चला जाता है भाईजान उठ के। और ये हमारे जो शेड्यूल था 19 तारीख वाला, मलिक साहब आ जाओ, 19 तारीख वाले शेड्यूल से पहले हमारी चीज जो है ये तय थी। और मैं एक मिनट बात, मेरी बात सुने। आओ जी मलिक साहब, मेरी बात सुन ले। बात मैं गुजारिश करूँ ना, बात कोई वैसे स्टोरियाँ को फीड कराता है। आप बताएं हमारे जितने टिकट होल्डर, जितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे को 250 के करीब उद्धार हैं, आज तक किसी ने इख्तलाफ का इजहार किया? और यार उन मेरा ख्याल है मुक गई है।